यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का, महान सब्सक्राइब बंधुओं का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस को सब्सक्राइब कर दो। श्रोताओं, आज की वीडियो हमारी बहुत ही रोचक होने वाली है, शायद आपको पसंद आए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा नामक सेठ रहता था। तो दोस्तों, वह सेठ, उसके पास इतनी बेशुमार दौलत थी कि उसको गिना नहीं जा सकता था। जी हाँ श्रोताओं, उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि उनको गिना नहीं जा सकता था। तो श्रोताओं, क्या होता है कि एक गांव में दो बदमाश आदमी रहते थे। उनका दारू और पैसे खर्च करने और जुआ आदि खेलों में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो श्रोताओं, वह बहुत ही बदमाश थे, यानी कि गुंडे थे। तो श्रोताओं, क्या होता है कि वे दोनों एक दिन कहीं जा रहे थे, तभी वह सुनते हैं कि भाई लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा नामक सेठ रहता है। तो उसके पास इतनी बेशुमार दौलत है कि वह किसी को कर्जा दे देता है, अगले जन्म तक का कर्जा दे देता है। जी हाँ श्रोताओं, इतना सुनते ही वे दोनों सोचने लगते हैं कि अरे अगला जन्म किसने देखा है, हम तो इसी जन्म में उस लाखा नामक सेठ से पैसे लेंगे और मज़े उड़ाएंगे और खूब हम अपनी सारी ज़िंदगी को सुख से जिएंगे। तो श्रोताओं, क्या होता है कि वे दोनों बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद वहाँ से चलते हैं। उनके परिवार वालों को उनकी कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ उनके परिवार वाले उन्हें चले जाने देते हैं। तो दोस्तों, बदमाश तो थे ही, पर वह उस सेठ के पास जाकर कहते हैं कि सेठ जी, आप हमें 5-5 लाख रुपए दे दें, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस साल हमने खेती भी नहीं की। तो श्रोताओं, वह इस प्रकार कुछ बात कहकर सेठ जी उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अगले जन्म का कर्जा दे दूंगा, पर तुम सोच लो, तुम्हें अगला जन्म तक का कर्जा चाहिए इसी जन्म तक। तो वे दोनों बहुत ही सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि सेठ जी, आप हमें अगले जन्म का कर्जा दे दीजिए, क्योंकि उनको तो पता था कि अगला जन्म कुछ नहीं होता। तो श्रोताओं, क्या होता है कि वे दोनों 5-5 लाख रुपए लेकर वहाँ से चल देते हैं और सेठ जी उनको पैसे दिला देते हैं। तो वे उन पैसों को लेकर अपने पॉकेट यानी कि अपने जेब में रख लेते हैं। और श्रोताओं, क्या होता है कि उन दोनों को भारी चिंता सता रही थी कि कहीं हमारे पैसे कोई लूट ना ले। तो श्रोताओं, इसी बात पर वे सारी रात नहीं सोते और वे चलते चलते एक आदमी के पास जा पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हे भाई, क्या तुम हमें सुला सकते हो? बस हमें एक खाट चाहिए, हम तुम्हारा खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे। तो श्रोताओं, क्या होता है कि वह आदमी उन दोनों को शक्ल देखकर ही पहचान लेता है कि ये बदमाश है। तो श्रोताओं, क्या होता है कि वह आदमी उनको स्थान नहीं देता। तो श्रोताओं, वे जा पहुँचते हैं, एक तेली का घर था। श्रोताओं, वे दोनों सोचने लगते हैं कि कहीं कोई हम पर से इन पैसों को ना खसा ले। और सोचने की बात तो यह थी
कि भाई कोई अगले जन्म का भी भला कोई कर्जा लेता है तो श्रोताओं क्या होता है कि वह उस तेली के पास जा पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हे तेली, तुम हमें सोने के लिए खाट दे दो, हम तुम्हारा कुछ रोटी पानी भी नहीं खाएंगे। तो श्रोताओं वह तेली कहता है कि मेरे 2 बैल और 1 भैंसा बंधा हुआ है, तुम इनकी रखवाली करना और यहाँ पर खूब सो लेना, मैं तो गांव में जा रहा हूँ। तो वह तेली उस गांव में अपने गांव में चला जाता है। तो श्रोताओं वे दोनों आराम से सोते हैं, उनको नींद नहीं आती है क्योंकि उनके पास पैसे थे। उनको डर था कि कहीं हमारे इन पैसों को कोई लूट ना ले, क्योंकि उस ज़माने में वाहन आदि का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में थे ही नहीं। उस ज़माना में यानी कि वह ज़माना पैदल का था। तो श्रोताओं क्या होता है कि वे दोनों रात भर सो नहीं पाते, तो वे दोनों बात करते, सारी रात बात करते हैं। और श्रोताओं क्या होता है कि वे दोनों चुपचाप जब उनकी बात खत्म हो जाती है तो उनको नींद नहीं आती, इसलिए वे सारी रात जागते रहते हैं। तो वे उन दोनों बैलों और भैंसों की उस भैंसा की बात को सुनता है। वे सुनते हैं कि भैंसा कह रहा था कि भाई मैंने इस तेली से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं अगले यानी कि उस जन्म में दे नहीं पाया था, तो इस जन्म में मैं भैंसा बना हूँ और मैं इसका कर्ज चुका रहा हूँ और मेरा सारा कर्ज यानी कि सारा कर्ज खत्म हो चुका है और मैं इसकी एक सानी खाकर सुबह मर जाऊंगा। तो श्रोताओं उसी पर वह नहीं एक बैल कहता है कि भाई मेरा भी सारा कर्जा चुकने वाला है, यदि तुम 4-5 घंटे रुक ले तो मैं इसका थोड़ा बहुत काम और कर दूंगा और फिर एक व्यापारी आएगा यानी कि कसाई आएगा और वह मुझे खरीद कर ले जाएगा, मैं भी रास्ते में ही मर जाऊंगा। तो उन दोनों की बातों को वे दोनों सुन लेते हैं और सुबह होती है। तो सुबह होते ही वह तेली आता है और उस भैंसे को सानी करता है और वह भैंसा उस सानी को खाकर मर जाता है। तो श्रोताओं उस तेली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस भैंसे के मर जाने के बाद उस बैल का भी नंबर था। तो वे दोनों कहते हैं चलो इस बैल को भी देख लेते हैं, भैंसे की बात तो सच हो गई। तो वह बैल उनका थोड़ा बहुत काम कर देता है 1-2 घंटे का और तभी वहाँ पर एक व्यापारी आ जाता है। दोनों मन में सोचने लगते हैं कि यार बात तो सही है, यहाँ पर तो एक व्यापारी आ गया और वह व्यापारी उस बैल को खरीद लेता है, उसके मुंह मांगे दाम देता है तेली के। तो श्रोताओं क्या होता है कि वह तेली उसको मुंह मांगे दाम पर बेच देता है, यानी कि पैसे वो ले लेता है और उस बैल का भी कर्ज चुक जाता है। तो वे दोनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वह बैल रास्ते में ही मर जाता है। श्रोताओं इस बात से वे दोनों बहुत ही गहन चिंता में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार हमने तो उस सेठ से अगले जन्म के पैसे ले लिए हैं, क्यों ना हम इनको चुकाएं। इस भैंसा और इस बैल ने भी तो चुकाए हैं, यार हमें इसका भैंसा बनकर रहना पड़ेगा। तो श्रोताओं क्या होता है कि वे दोनों सोचने लगते हैं बहुत ही गहन चिंता में डूबकर। वे उस लाखा नामक सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी हमारी व्यवस्था हो चुकी है और आप अपने इन पैसों को ले लीजिए। आपने हमें 5-5 लाख पैसे गाए हैं, यानी 5-5 लाख रुपए गाए हैं, इनको आप ले लीजिए। तो श्रोताओं वह सेठ अपनी डायरी को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे भाई
यह तो अगले जन्म के लिए ले गए। तो उसने कह दिया कि भाई मैं अब इन पैसों को अगले जन्म में ही लूँगा, नहीं मैं नहीं लूँगा। तो वह एक ही बात पर अड़े रह जाते हैं और सेठ जी नहीं लेते हैं। तो वे दोनों वापस चल देते हैं और कहते हैं कि यार हमें तो इसका भैंसा बनकर रहना पड़ेगा। तो दोनों बहुत ही सोचने के बाद एक गांव में जा पहुंचते हैं और वहाँ पर एक बंजर ज़मीन को देखते हैं, यानी कि 100 बीघा ज़मीन होगी। तो श्रोता वह उस ज़मीन को देखकर कहते हैं कि भाई हमें यदि इसका बैल नहीं बनना है तो हमें इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। हम इसके कर्ज को कैसे चुकाएं? तो वह उस बंजर में जाकर बैठ जाते हैं और दोनों बहुत ही सोचने लगते हैं कि यार पैसों से क्यों ना एक तालाब बनवा दिया जाए। तो श्रोता वह 100 बीघा ज़मीन में भी तालाब बनवा देते हैं और दिन और रात की मेहनत करके मजदूरों को लगा उसमें सपाट बना दी जाती है, उसे नीचे से भी पक्का कर दिया जाता है। श्रोताओं क्या होता है कि उस तालाब के बनने के पश्चात वे दोनों बारिश का इंतज़ार करते हैं और जब बारिश हो जाती है तो उस तालाब के मलबे में यानी कि जो बैठ जाता है तो उसमें से गांव वाले अपने भैंसों और भेड़ों को पानी पिलाने आते हैं। तो श्रोताओं वे दोनों लाठी लेकर बैठ जाते हैं और अपने लिए कुटिया भी बनवाते हैं। तो वे दोनों लाठी लेकर बैठ जाते हैं और लाखा नाम का वहाँ पर लिखवा देते हैं कि इसके जो मालिक है वे लाखा नामक सेठ है, लखीमपुर शहर के। श्रोताओं वह ना तो किसी की भैंसों को पानी पीने देते थे, ना किसी की बकरियों को पानी पीने देते थे। इससे परेशान होकर गांव वाले सोचने लगते हैं और कुछ 8-10 लोग नौजवान लोग होते हैं, यानी कि 2-3 गांव इकट्ठे हो जाते हैं और उन दोनों के पास जा पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई तुम हमें पानी क्यों नहीं पीने, तुम हमारे पशु पक्षियों को पानी क्यों नहीं पीने देते। यानी कि वह कहते हैं कि तुम हमारे पशु पक्षियों को पानी क्यों नहीं पीने देते। तो वह कहते हैं कि ये लाखा नामक सेठ ने बनवाया लखीमपुर गांव को, और जब उनकी हमें इजाज़त मिल जाएगी तो ही हम तुम्हें पानी पिलाने देंगे, नहीं हम नहीं पिलाने देंगे। तो श्रोताओं वह सारा एड्रेस बता देते हैं और वे जा पहुंचते हैं उस लाखा नामक सेठ के पास। तो श्रोताओं इधर क्या होता है कि वह सेठ सोचने लगता है कि भाई या मैंने क्या गलती कर दी, आप मुझे मारेंगे। तो वह उससे कहकर जाकर कहते हैं कि सेठ जी तुमने एक तालाब बनवाया है और वहाँ पर 2 पहरेदार भी रहते हैं, वे लाठी लेकर बैठ जाते हैं और हमारे पशु पक्षियों को पानी नहीं पीने देते। तो श्रोताओं क्या होता है कि वे कहने लगते हैं कि अरे भाई मैंने तो कोई तालाब ही नहीं बनवाया। तो वे गांव वाले कहते हैं, तो वह कहता है चलो हम जाकर देखते हैं। तो श्रोताओं वह सेठ वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि एक बहुत ही सुंदर तालाब, उसमें बहुत ही सुंदर बारिश का जल भरा हुआ था। और श्रोताओं वह कहता है कि ये तो मुझ पर पाप लग रहा है। तो वह उन दोनों से पूछता है कि भाई तुमने यहाँ पर मेरा नाम क्यों लिखवा रखा है। तो श्रोताओं वे दोनों कहते हैं कि सेठ जी हमने तुमसे कर्ज लिया था अगले जन्म और हमारी व्यवस्था हो गई थी, हम तुम्हें इसी जन्म में उस कर्ज को देना चाहते हैं, पर तुम है कि आप हैं कि उसे लेना ही नहीं चाहते। तो श्रोताओं क्या होता है कि वह सेठ कहता है कि बड़े ही दिमाग से सोच समझकर मेरा आज तक मैंने किसी से अगले जन्म का कर्ज नहीं लिया है। पर तो वे दोनों कहते हैं कि आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। तो श्रोताओं क्या होता है कि उस तालाब में बहुत सुंदर पानी भरा हुआ था। तो वह कहने लगता है कि इस प्रकार तो मुझ पर घोर पाप लग रहा है। तो वह उन दोनों से कहता है कि तुम भाई इनको पानी क्यों नहीं पीने देते, इनके पशु पक्षी प्यासे मर जाएंगे। तो श्रोताओं क्या होता है कि वह कहता है कि भाई सेठ जी देखिए
अब आप या तो अपने कर्ज को ले लीजिए या फिर हम इनमें किसी को भी पानी नहीं पीने देंगे। तो सेठ जी उनको अपने मकान में ले जाकर उनका सारा कर्जा माफ कर देते हैं, यानी कि उनका सारा कर्जा चुका हुआ मान लेते हैं। तो श्रोताओं, क्या होता है कि उनका सारा कर्जा चुक जाता है और वे दोनों सारे पशु पक्षियों को पानी पीने देते हैं। और सेठ जी कहते हैं कि बहुत ही दिमाग है दोनों में, और वह ब्रह्म ज्ञान की बात पर भी आ जाता है। श्रोताओं, इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि चाहे हम किसी का 1 रुपया भी उधार लें, उसे हमको चुकाना पड़ेगा, और नहीं चुकाया तो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। तो श्रोताओं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।